गौरी दरवाजा नहीं खोल रही थी कि सब बेचैनी से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। आखिर 8 बजे के करीब उसने दरवाजे खोले और रोज की तरह काम में व्यस्त हो गई, तो सबने राहत की सांस ली। उधर अखाड़े में रोज की तरह दिनचर्या शुरू हो गई थी, पर आज का दिन अखाड़े के लिए ऐतिहासिक है, तो उसकी भी तैयारी चल रही थी। पहलवान जी रात को जल्दी सो गए थे। टीवी पर चलने वाली खबरों से वे वाकिफ नहीं थे। अभी लौटने वाला है, इस खबर से इतने उत्साहित हैं कि सुबह से उसकी तैयारी में जुट गए। पर ऐसी खबर आग की तरह फैलती है। आग कब अपने पराये में भेद करती है, वह बस जलाती है। अधिकांश लोगों तक भी यह खबर पहुंच गई थी। एक पहलवान इस सबसे बेहद रुष्ट हुआ और अभी का वह वीडियो लेकर पहलवान जी के पास पहुंच गया। उस्ताद, हाँ, मुझे लगता है कि हमें इन तैयारियों को रोक देना चाहिए। क्यों? आश्चर्य से पूछा। क्या अभी इस लायक है? वह लायक नहीं तो कौन लायक है? वह अखाड़े का गर्व है। वह अखाड़े के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तब भी वह गर्व है। यह कैसे सवाल तुम्हारे मन में आ रहे हैं? अभी ने कौन सा नियम तोड़ा है अखाड़े का? यह वीडियो किसी ने मुझे भेजा है। आप देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि वह गर्व है कि शर्मिंदगी। फोन उनकी तरफ बढ़ाया और देखकर वे भी शर्म थे। ये सच नहीं है। पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ, तो टीवी चलाया, पर पता चला कल रात यह खबर टीवी पर चल रही थी। कल तक जो भी हमारे अखाड़े की उपलब्धि पर मुंह छुपाए बैठे थे, अब तो वो भी कहने लगे हैं कि बजरंग अखाड़े का ब्रह्मचर्य का ढोंग बंद कर देना चाहिए, जब वो नियम पहलवानों पर लागू ही नहीं होते। दूसरों के कहने में आ रहे हो। अभी ये नियम कई बार तोड़ चुका है। शादीशुदा होने के बावजूद उसे अखाड़े में प्रैक्टिस की इजाज़त दी गई, और अब ये बजरंग अखाड़े का पहलवान होकर एक लड़की के साथ इसे कैसे जायज़ ठहराएंगे? पहलवान जी के पास बचाव में कोई तर्क ना था, तो परेशान दिखने लगे। बाकी लोगों के कानों में भी यह खबर पड़ चुकी थी, तो सब असल माजरा जानने पहलवान जी के पास खड़े थे, जो खुद सच्चाई से अनभिज्ञ थे। तुम्हारी नाराजगी जायज़ है, पर जब तक अभी यह खुद नहीं कबूलेगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। आपको अभी भी उस पर यकीन है? हाँ, यकीन है। और अगर मेरा यकीन टूटा, तो अभी को हमेशा के लिए अखाड़े से बेदखल किया जाएगा, बेशक वह ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ही क्यों ना हो। अखाड़े के नियम किसी के लिए नहीं बदलेंगे, अभी के लिए भी नहीं। पर अभी इंतजार करो सच्चाई के बाहर आने का। उन्होंने उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया। खुशियों पर जैसे ब्रेक लग गया। जो तैयारियां चल रही थी रोक दी गई। अगर इस बात में 1% भी सत्यता हुई, तो शायद इस बार वे अभी को माफ ना करें। पिछली बार वह मजबूरी का बहाना देता है, पर इस बार उसके पास ऐसा कोई बहाना नहीं है। अभी की वायरल हुई इस खबर ने लंदन से इंडिया तक सनसनी मचा रखी है। अन्य लोगों के लिए यह एक सामान्य खबर है, पर कुछ लोगों के लिए दिल तोड़ने वाली है। अभी खुद बहुत परेशान है। किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। आंखों में नींद गायब थी। बजरंग बली से प्रार्थना कर रहा था कि घर वालों ने खबर को ना देखा हो। उधर अखाड़े में एक पहलवान टीवी खोल देता है और सबको इकट्ठा करता है। सब आकर टीवी के आगे बैठ गए। न्यूज़ चैनल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जो ओलंपिक कमेटी द्वारा लंदन से बुलाई गई थी। एक तरफ कुश्ती कोच, मैनेजर और साथ में शिवानी और नेहा भी बैठे थे। मामले की नजाकत को ध्यान में रखते हुए ओलंपिक कमेटी और खेल मंत्रालय द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। एक गलतफहमी की वजह से बजरंग अखाड़े की प्रतिष्ठा दांव पर लग रही थी, तो वे सफाई देना चाहते थे। पहले मैनेजर, कोच, नेहा और शिवानी प्रेस को संबोधित कर चुके थे, और होटल से सीसीटीवी फुटेज भी प्रोवाइड करवाई गई, जिससे यह साबित हो जाए कि वे दोनों होटल में अकेले नहीं गए थे, बल्कि कोच और नेहा भी साथ में थे। अभी जी, यह कोई इतना बड़ा मामला तो नहीं था कि जिसके लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। अगर आप शिवानी के साथ थे भी, तो नॉट बिग इशू। आप दोनों जवान हैं, भविष्य में किसी से शादी भी करेंगे, तो सफाई की क्या जरूरत आन पड़ी? यह सवाल लगभग सभी के जहन में था। अभी यह भी नहीं स्वीकार सकता कि वह शादीशुदा है। ऐसा करने पर अगर अंकुर ने न्यूज़ देख ली, तो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इस खबर के बाद
मेरे अखाड़े की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। मुझे सिर्फ यह साबित करना है कि यह डिनर औपचारिक डिनर था, जो कोच की तरफ से दिया गया था। शिवानी और मेरा आपस में कोई रिश्ता नहीं, इसके सिवा कि इसके कहने पर मैंने इसे कुश्ती के कुछ दांव सिखाए। आप लोग भी तिल का ताड़ न बनाएं कि हमारे बजरंग अखाड़े पर उंगली उठाने का किसी को मौका मिले। मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ, और हमारा हर पहलवान अखाड़े के नियमों के भीतर ही रहता है, और मैं भी हूँ। धन्यवाद। उसने अपनी स्टेटमेंट खत्म की तो मीडिया ने एक दो सवाल पूछे, जिनका वह जवाब देता है, और अब वे सब संतुष्ट थे। अंत में कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद सबसे पहले मैं अपने अखाड़े में ही जाऊंगा, जहां सब मुझे मिलने उत्साहित है, और मैं भी पहलवान जी और अपने साथियों के साथ यह खुशी मनाना चाहता हूँ। मैं जो हूँ उनके विश्वास से हूँ। आपसे भी वही मुलाकात होगी। धन्यवाद। वह मुस्कुराया और उठ गया। अखाड़े में बैठे पहलवान जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। गब्बर, उन्होंने आवाज दी। जी उस्ताद, अभी के स्वागत की तैयारी करो। जी उस्ताद। सबने राहत की सांस ली। किसी के मन में अब भी कोई संदेह है? सबकी तरफ नजर घुमा पूछा। चेहरे पर गर्व, खुशी के मिले जुले भाव थे। नहीं उस्ताद। सामूहिक स्वर गूंजा तो आंखों में खुशी तैरने लगी। आखिर उनका विश्वास टूटने से बच गया। अभी बजरंग अखाड़े का पहलवान है, इसके नियम व मर्यादा न टूटे। यहाँ के हर पहलवान की तरह उसका भी यही प्रयास रहता है। पहले जब उससे नियम टूटा, उसकी मजबूरी थी। हालातों के मद्देनजर उस समय जो उचित लगा उसने किया। उसकी जगह मैं होता तो शायद वही करता जो उसने किया। अखाड़े के नियमानुसार उसे बाहर होना पड़ा, और उसने इसे स्वीकारा। किंतु एशियन में अपने दम पर मेडल जीतकर उसने खुद को साबित किया था, इसलिए उसे अखाड़े में वापस लिया गया। वह जानबूझकर कभी भी कोई अमर्यादित कार्य नहीं करता। उस पर मेरा विश्वास उतना ही मजबूत है जितना खुद पर या बजरंग बली पर। अब किसी और को कोई शक? उनका गंभीर स्वर गूंजा। नहीं उस्ताद। समवेत स्वर उभरा। ठीक है, फिर गाड़ियां निकालो। हम सबको अभी को लेने दिल्ली एयरपोर्ट जाना है। जी उस्ताद। बाकी सबने हामी भरी और बाहर चले गए, पर वह पहलवान अभी भी खड़ा था। क्यों गब्बर, अभी भी मन में कोई संदेह बचा है? पूछा। नहीं उस्ताद। तो यहाँ क्यों खड़े हो? एक प्रश्न अभी मन में उठा है। अभी भी प्रश्न? जी। निसंकोच पूछो। गुरु के लिए तो अपने सभी शिष्य उसी तरह समान होते हैं जैसे माता पिता के लिए अपने सभी बच्चे। निसंदेह। क्या कोई माता पिता बच्चों में फर्क कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फिर आपका अभी के लिए विशेष लगाव क्यों साफ झलकता है? उसकी सवालिया नजर उन पर टिकी थी। उसके मन में उठे प्रश्न को सुनकर वे मुस्कुरा दिए। मेरे लिए अखाड़े का हर पहलवान समान है। जैसे आसमान में हर तारा अपनी चमक बिखेरता है, पर ध्रुव तारा सबसे अलग है, सबसे चमकदार। उसी प्रकार अभी विशेष है। वह बचपन से औरों से बिल्कुल अलग था। सभी मेरे आदेश का पालन करते हैं, पर उसके लिए मेरे कहे वाक्य जैसे ब्रह्म वाक्य होते हैं। उसने कभी भी मेरे किसी आदेश या फैसले पर संदेह नहीं जताया। बाकी सब भी उतने ही गुरु भक्त है, पर उसकी गुरु भक्ति इतनी अटूट है कि मेरे एक आदेश पर वह अपनी घर की सारी चिंता, परेशानी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी, जिसकी जान बचाने उसे अखाड़ा भी छोड़ अपनी पहलवानी दांव पर लगानी पड़ी, उसको छोड़कर चला गया। क्या कोई और ये कर सकता था? शायद नहीं। हाँ, पर उसने किया। यह गुण उसमें बचपन से है। मेरा उसमें विश्वास बचपन से था। आज मेरा विश्वास भी विजय हुआ, क्योंकि उसकी अपनी मेहनत के साथ मेरी शुभकामनाएं उसके साथ थी। उसका मन निर्मल है, छल कपट से दूर, जिसके लिए गुरु और पिता का स्थान भगवान से ऊंचा है, और ऐसे लोग आज के समय में मिलना दुर्लभ है। मैं ऐसा शिष्य पाकर धन्य हूँ, क्योंकि ऐसे मन में स्वयं भगवान वास करते हैं। इसलिए मेरा उसके लिए स्नेह ज्यादा है। समझ गया उस्ताद। अभी भी मन में संदेह है? नहीं उस्ताद। आपने मेरी आंखों का बड़ा पर्दा हटा दिया। मैं ही मूर्ख था जो दूसरों की बातों में आकर आप पर संदेह जताया। मुझे क्षमा कर दीजिए। वह उनके पैरों में गिर पड़ा। उधर लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी। मीडिया और बाकी लोग उसके सवालों से संतुष्ट था।
जिस चैनल ने यह न्यूज चलाई थी, उसने भी अपनी गलती मानी और खबर को गलत तरीके से दिखाने के लिए खेद जताया। और अब लंदन के इस यादगार व अब तक के सबसे सफल सफर को अलविदा कहने का वक्त भी आ गया था। अपना शानदार ओलंपिक सफर खत्म कर कुश्ती दल भारत आने एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उनके स्वागत के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ओलंपिक समिति और भारतीय दूतावास के सदस्यों अलावा लंदन में बसे भारतीय भी मौजूद थे। सब उन्हें अलविदा करते हैं, पर अभी प्लेन टेक ऑफ में समय बाकी था, तो कुछ समय वहीं बैठकर बिताना था। बाकी सब लोग एक दूसरे से बतिया रहे थे। अभी एक किनारे की बेंच पर बैठ गया। शिवानी भी अभी से बात करना चाह रही थी, तो उसके पास आकर बेंच पर बैठ गई। अब तो आप खुश हैं कि सब सॉर्ट आउट हो गया? बात शुरू करने की गरज से बोली। जब तक घर नहीं जाता तब तक नहीं। उसने गहरी सांस ली। ऐसा क्यों? ना जाने कितने लोगों ने वो न्यूज़ देखी है। सफाई तो दे दी, चैनल ने माफ़ी भी मांग ली। मामला बेहद संवेदनशील है, मात्र सफाई से नहीं सुलझेगा। यह सिर्फ अखाड़े के लोगों के लिए था, गौरी के लिए नहीं। उसका विश्वास इतना कमज़ोर तो नहीं हो सकता कि जरा सी बात पर टूट जाएगा। आप भी तो उसे किसी और के पास छोड़कर आए हैं, पर आपका विश्वास तो मजबूत लगता है। विश्वास की डोर बेहद नाजुक भी होती है और मजबूत भी, पर अभी हालात ऐसे हैं कि समय क्या, कब कैसा रुख बदलेगा कुछ पता नहीं, इसलिए सावधानी बरत रहा हूँ, कहकर उसने बात खत्म की। तो क्या हमारा साथ इतना ही था? यहाँ से जाने के बाद आप संपर्क में नहीं रहेंगे? क्या हमारे रास्ते कभी साथ नहीं हो सकते? शायद नहीं। अगर गौरी ने आपके भाई को चुना तो? वह उसके मन में संदेह पैदा करने बोली। तब भी उसने गहरी सांस ली। जब गौरी आपके दिल में जगह ले सकती है, तो कोई और भी ले सकती है। उसने दृढ़ स्वर में दोहराया। कोई और गौरी नहीं हो सकती। उसने उसकी शंकाओं को नकारा। माना कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत होगी, पर सब उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं पहलवान न होती तो शायद बेहतर दिखती। वह तंजमय हंसी कि वह झेप गया, पर उसका तुलना करना पसंद नहीं आया। खूबसूरती से आकर्षण हो सकता है, प्यार नहीं। जिससे प्यार हो वह सुंदर ही नजर आता है। गौरी भी निस्संदेह खूबसूरत है, पर सिर्फ चेहरे से नहीं, उससे कई गुना सुंदर मन, जो गंगा सी पवित्रता, निर्मलता व ममतामयी स्नेह लिए है। वह मुस्कुरा दिया। जलन तो हो रही है, पर उसे देखने और मिलने की इच्छा भी हो रही है। कभी उससे मिलाओगे नहीं? ये देखो, वह उसकी फोटो दिखाता है, तो उसके हाथ से फोन ले लेती है। दोनों की करवा चौथ की फोटो थी। वाकई में बेहद खूबसूरत है। वह उसे गौर से देखती बोली। हाँ, वह मुस्कुराया। पहले मुझसे बहुत डरती थी। मैं गुस्सैल हूँ ना, तो आंसू बहाने लगती थी और उसके रोने से मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता कि ये बार बार रोने क्यों लगती है। मुझे चिढ़ होती थी उसके रोने से, और अब तो देखना तो दूर, आवाज भी नहीं सुन पाया 6 महीने से। वह जमीन घूरने लगा। साफ था कि बोलते हुए भावुक था। उसने उसकी दुखती रग छेड़ दी थी। अब घर जा रहे हैं तो हसरत पूरी कर लेना, धीमी आवाज में बोली। हाँ, मुझे नहीं मिलाएंगे? जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं उसे अपने साथ शहर ले आऊंगा, फिर मिल लेना। क्या मैं आपके गांव नहीं आ सकती? क्यों? मैं एक बार अखाड़े आना चाहती हूँ। यह संभव नहीं। प्लीज़, मैं गुरुजी से बात करूँगा, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो। ठीक है। इतने में फ्लाइट टेक ऑफ की अनाउंसमेंट हुई और वे लोग उठ खड़े हुए और प्लेन के अंदर आ गए। अभी के लिए कोच के पास ही सीट थी, क्योंकि वह किसी और के साथ सीट शेयर नहीं करना चाहता था। पर शिवानी उसके साथ वाली दूसरी सीट पर ही बैठ गई। वह भी आराम से बैठ गया। फ़ोन जेब में रखा, सीट बेल्ट बांधी और थोड़ी देर बाद जहाज ने उड़ान भरी। और अब उसने भी सीट पर सिर टिका लिया। टेंशन में रात भर नींद नहीं थी, तो आंखों में झपकी भी आ रही थी। उसे घर वालों से मिलने और गौरी से मिलने की बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही थी। उसका व्रत भी पूरा हो चुका है, तो मिलन की उत्कंठा भी तीव्र हो रही थी कि हवाई जहाज की स्पीड भी कम लग रही थी कि तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। नीली और सफेद रंग की साड़ी पहने, बालों का जूड़ा किए, हाथों में पानी का गिलास लिए गौरी खड़ी थी। माथे पर गोलबिंदी
होठों पर लिपस्टिक कि उसे एकटक देखने लगा। जूस? वह बोली। मैं? हाँ, पर अभी मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? उसने पूछा। तुमसे नहीं तो किससे बात करूंगा? आओ बैठो। वह उसका हाथ पकड़ लेता है कि लगा सारा जूस उसके ऊपर गिर गया तो जागा। सामने एयर होस्टेस खड़ी थी और उसने घबराहट में जूस भी गिरा दिया। सॉरी सॉरी, मुझे लगा गौरी है। वह माफी मांग रहा था तो एयर होस्टेस भी झेपती चली गई। शिवानी और कोच हैरान थे। सब्र रखिए पहलवान जी, अब आप घर ही जा रहे हैं। कर लेना जी भरकर बातें। वह मजाकिया लहजे में बोला। उसके हंसने से वह झिप गया और बंद शीशे से बाहर का नजारा देखने लगा, जहां प्लेन बादलों के ऊपर से उड़ान भर रहा था। लगता है वह कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है, पर क्या गौरी उसकी मजबूरी और बेचैनी को समझेगी? ना समझी तो मन में उठ रही खुशी कुंद पड़ गई। थोड़ी देर बाद थकान से चूर आंखें फिर नींद में डूब गई, जो तभी खुली जब हवाई जहाज के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने की अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद प्लेन के अंदर हलचल बढ़ गई। सबको नीचे उतरकर अपनों से मिलने की जल्दी थी। हो भी क्यों न, पूरे 4 महीने के प्रवास के बाद सबकी वतन वापसी हो रही थी। देश की मिट्टी की खुशबू और अपनों से मिलने की उमंग व उल्लास ढेर सारी खुशी के रूप में मन में उमड़ आया था, जो होठों पर मुस्कान बंद रखने लगा। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करे और देश का सम्मान बढ़ाए। वह भी अपना सपना पूरा करने के साथ देश का मान ऊंचा करके आ रहा था। सबकी आशाओं व अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने की खुशी गर्व का भाव पैदा कर रही थी, पर गौरी का ख्याल खुशी मनाने से रोक रहा था। आखिर इस खुशी की उसने भारी कीमत चुकाई है। गौरी की नज़रों में गुनाहगार बनकर, उन नज़रों में जिनमें अपने लिए प्यार हिलौरे दे लेते देखा, क्या अब नाराजगी झेल पाएगा? क्या उन नज़रों से उसे माफ़ी मिलेगी जिनमें आंसू और दुख छोड़ आया? दिल में हुक सी उठी कि पैर सीट से मानो चिपक गए। उठो अभी, उतरना नहीं है क्या? उसे अभी बैठा देख कोच बोला तो उसके शब्द अंदर मचे कोलाहल से बाहर खींच लाए। तो देखा, सब में उतरने की होड़ लगी थी। वही था जो अब तक बैठा था। झेपता उठा और वह भी प्लेन से नीचे उतरने लाइन में लग गया। वहां से उतरकर बाहर आए तो उन्हें वही एक जगह रोक दिया गया, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे लोगों को बाहर निकलने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। खिलाड़ियों की एक झलक पाने की लालसा में लोग दोपहर से ही यहाँ जमा होना शुरू हो गए थे। फलस्वरूप एयरपोर्ट के बाहर लंबा जाम लग गया और खिलाड़ियों को थोड़ी देर अंदर ही रोकने का आदेश दिया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर अवी के लिए यह चाहत दीवानगी की हद तक बढ़ गई थी कि मीडिया किसी भी तरह उसकी एक झलक अपने कैमरे में कैद करने को मचल रहा था, पर मीडिया को भी बाहर ही रोक दिया गया। लोगों की बढ़ती भीड़ और उत्साह को देखते हुए यह निश्चय किया गया कि दिल्ली की नज़दीकी खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों के स्वागत के बाद सम्मान समारोह किया जाएगा। तो सभी लोग यहाँ जमा होने के बजाय स्टेडियम पहुंचे। इसका फायदा भी हुआ कि एयरपोर्ट के बाहर जमा भीड़ छटने लगी। अभी वे लोग भी एक एक कर उस हॉल से बाहर निकले जहां उन्हें रोका गया था। उनके बाहर निकलते ही चेहरों पर प्रसन्नता झलकने लगी। परिजन फूल मालाएं लिए स्वागत में खड़े थे। अभी भी बाहर आया तो देखा बाऊजी, रोहित, चाचाजी, बुआ और अंकुर भी था, पर व्हीलचेयर पर उसकी इच्छा का मान रखते हुए अंकुर को भी लाया गया था। उसे देख खुद को रोक नहीं पाया, हाथ का सामान छोड़ा और दौड़ता पास आकर भैया कहकर उसे आलिंगन में भर लिया। जब वह गया था तो वह उसे बेड में छोड़कर गया था, बीमारों की हालत में, पर अब बिल्कुल पहले जैसे स्वस्थ नजर आ रहा था। तो खुशी दोगुनी हो गई और वह भी तो अभी को दूर से ही पहचान गया था। दोनों हाथ फैला लिए थे कि वह भी उसको आलिंगन से बांध लेता है। अभी तू आ गया? भैया कैसे हैं आप? दोनों भावुक थे। लंबी जुदाई के बाद दोनों भाइयों का मिलन हुआ है। अंकुर अभी के लिए हमेशा माँ समान स्नेही रहा। दोनों का प्रेम अटूट है। अंकुर का जाना उसके लिए झटका था, मुश्किल से उससे उबरा था। उसी की इच्छा थी कि वह मेडल जीते और आज उसकी सोच से कहीं अधिक बड़ी सफलता
हासिल कर लौटा था तो गर्व से आवाज भारी हो गई। शाबाश, शाबाश मेरे भाई शाबाश। आज मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो गया है। हम सबको तुझ पर गर्व है। उसकी पीठ थपथपाई। भैया, यह सपना तो हम दोनों का था, पर यह सच सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। तूने इसे साकार किया। यह तेरी मेहनत और लगन का नतीजा है। उसकी दोनों कांधे पकड़ लिए। अभी अपने गले से मेडल उतारकर उसके गले में डाल देता है कि वह उसे प्यार से चूमने लगा। मेरा पहलवानी छोड़ने का मलाल आज खत्म हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। अंकुर गदगद था। इस पर आपका हक है भैया। आपने मेरा शौक पूरा करने अपना शौक छोड़ दिया था, तो मेडल भी आपका। नहीं मेरे भाई, यह सब तेरी मेहनत है, सिर्फ तेरी। वह उस मेडल को चूमता है और वापस उसके गले में डाल देता है। यह तेरे गले में ही सूट कर रहा है। अरे मेरे भोले भंडारी, हम भी यहाँ हैं। बाबूजी भावुक थे कि आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने उनके पैर छुए कि उन्होंने सीने से लगा लिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरा जीवन सफल हुआ। वे आंसू साफ करते उसे माथे पर चूमते हैं तो वह भी किसी बच्चे सा उनके सीने से चिपक गया। थोड़ी देर बाद नजर रोहित पर पड़ी, जो चुपचाप खड़ा था। नाराजगी उसकी नजरों से साफ झलक रही थी। क्या है बे, खुद को बहुत बड़ा तिस्मार समझने लगा है कि यूं हाथ बांधे खड़ा है? अपने भाई को बधाई भी नहीं देगा? वह चुप था। लगता है पिटकर ही मानेगा। दोनों हाथों से खींचकर उसे सीने से लगा लिया कि वह भी दोनों बाजुए उसकी कमर से बांध देता है। इतनी देर क्यों की आने में? मैं आपसे नाराज हूँ। नाराज हो ले, पर दूर मत हो। तेरी सारी नाराजगी मिटाने ही तो आया हूँ पगले। अपने भाई को माफ नहीं करेगा? भैया, वह फपक पड़ा। आपकी बहुत याद आती थी। क्या मैं खुश था? बिल्कुल भी नहीं। वह उसके माथे पर चूमता है कि सबके आंखों में आंसू थे। उसके बाद चाचा जी, चाची जी, बुआ बाकी लोगों से मिला कि गौरी नजर नहीं आई। गौरी नहीं आई? बाबूजी की तरफ देखा तो उन्होंने नामे गर्दन हिलाई। क्यों? घर जाकर खुद ही पूछ लेना। सुनकर वह मायूस हुआ कि तभी कानों में आवाज पड़ी और पलटा। आजा मेरे शेर, गले लग जा। पहलवान जी की गरजती आवाज थी, जो अभी को देख दौड़े आ गए थे। उसे कसकर गले लगा लिया। गुरु चेले का सुंदर मिलन था। सबसे बड़े अपने खून के रिश्ते कहलाते हैं, पर गुरु चेले का रिश्ता इन सबसे अलग व खास होता है। माता पिता जन्म देकर जीवन दान देते हैं, तो गुरु ज्ञान देकर नवजीवन देता है। दोनों मिलकर प्रसन्न थे। पहलवान जी से मिलने के बाद वह बाकी सबसे मिलने लगा कि अभी जी। इस आवाज पर वह पीछे पलटा। मेरे मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते थे। शिवानी अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। जी नमस्ते। अभी ने औपचारिकता निभाई। बहुत बधाई अभी। शिवानी के पिता उसकी पीठ थपथपाते बोले। जी धन्यवाद। देश का नाम रोशन कर दिया। वी प्राउड ऑफ यू यंग मैन। शिवानी के पिता रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, तो उसी अंदाज में उसको शाबाशी दी। धन्यवाद। शिवानी जब से आई है तब से तुम्हारा नाम ले रही थी, तो खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाया। जैसे सुना वैसे पाया भी। दोनों बात कर रहे थे कि शिवानी बोली, अपने परिवार से नहीं मिलाएंगे? आओ ना पापा, ये शिवानी। उसने बाबूजी के पैर छुए। जीती रहो और ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहो। ये भैया, ये रोहित, चाचा जी, चाची जी और ये बुआ है। पहलवान जी से भी मिलवा था, पर वो अभी स्टेडियम में तैयारी का जायजा लेने जा चुके हैं। कोई बात नहीं। वह उसे औरों से औपचारिकता वश मिला रहा था और अंकुर के होठों पर यह देख मुस्कान थी। उसके लिए यह सब नया था कि अभी किसी लड़की के साथ था, जो उनके साय से भी दूर भागता था। पापा, अपना अभी बदल गया है। वो कैसे? लड़कियों से दूर भागने वाले की लड़कियां दोस्त है। हाँ, अब हमें अभी की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। बाबूजी और रोहित दम साधे खड़े थे यह सुनकर। बोलिए, चुप क्यों है? घर जाकर उससे बात कर लेंगे। उन्होंने बात टाली। अब वे लोग खुली गाड़ी में सवार होकर स्टेडियम की ओर चल पड़े और अब स्टेडियम पहुंचे, जहां बड़े मंत्री व खेल समिति के गणमान्य लोग मौजूद थे। खिलाड़ियों को फूल मालाएं और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और उसके बाद खिलाड़ियों ने लोगों को संबोधित भी किया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद वे अपने गांव की तरफ रवाना हुए। सबसे पहले अखाड़े ही जाने वाला है और उसके बाद गांव में
उसका उसी प्रकार सम्मान किया जाएगा जैसे एशियन के समय किया गया था। गांव वाले एक बड़े मैदान में जमा हो रहे थे, जहां बड़ा सा पंडाल लगा दिया गया था। बहू, आ जा, वे लोग पहुंचने वाले होंगे, बुआ ने आवाज दी। पर गौरी नहीं आई। क्या हुआ बहू? वह उसके कमरे में आई तो देखा वहां भी नहीं थी, तो किचन में आ गई। यह क्या कर रही हो? तैयार नहीं हुई? आप जाइए, मैं नहीं जा रही हूँ। पर क्यों? कोई घर में भी तो होना चाहिए। इसका मतलब तू नहीं जाएगी? नहीं। क्यों? कह दिया कि काम है। काम बाद में भी होता रहेगा। इतनी बड़ी खुशी का मौका है, और कल तक तो तू खुश थी। पर अब क्या हुआ? परिवार खुश है तो क्या परिवार की खुशी मेरी नहीं होगी? हाँ तो चल, आप जाइए, मेरा मन नहीं है। सुबह दिल्ली जाने से भी मना कर दिया, और अब यहाँ भी नहीं जा रही। क्या लोग सवाल नहीं पूछेंगे? लोग तो वहां जाकर भी 10 सवाल पूछेंगे, तो किसका जवाब दूं? किसका नहीं? नाराज है अभी से? मैं किसी से नाराज नहीं। तो फिर? बस हिम्मत नहीं हो रही। आप लोग जाइए। उसने जाने से इनकार किया, तो वे चली गई और वहां बैठ गई। उसके 6 महीने के इंतजार के फल के रूप में ये घड़ी आई है। फिर वह क्यों अभी का सामना नहीं कर पा रही? इसलिए कि उसने उससे बात नहीं की, या इसलिए कि उसे किसी लड़की के साथ गौरी ने देख लिया? नहीं डिसाइड कर पा रही थी, पर मन में संतोष जरूर था कि उसने अभी की बात का मान रखा, और उसकी बेरुखी के बावजूद 6 महीने इस घर में रही। माता रानी, मुझे हिम्मत दो कि मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकूं। गालों में ढुलकाए आंसू साफ किए और उठ खड़ी हुई। उधर दिल्ली से काफिला अखाड़े के बाहर पहुंचा, जहां गांव के सब लोग जमा थे। अभी भैया जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। सब और हर्ष उल्लास था, पर अभी की नजरें इस भीड़ में एक ही सूरत को ढूंढ रही थी। दिल्ली नहीं आई तो गौरी यहाँ जरूर आएगी। पर उसके हाथ मायूसी ही आई जब गौरी कहीं नजर नहीं आई। अचानक ही जैसे खुशी की ये रौनकें फीकी लगने लगी। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने की खुशी बेईमानी हो जाएगी अगर वह शख्स नजर नहीं आया जो यहाँ तक पहुंचने की वजह है। उसके लिए सारी उपलब्धियां खोखली, जय घोष झूठे, और जीत हार में बदल जाएगी यदि वह उस इंसान की नाराजगी दूर कर पाने में असमर्थ रहा, जिसके साथ चलकर उसने यहाँ तक का वह कठिन रास्ता तय किया है। प्रैक्टिस सेशन का समय ओलंपिक के इंतजार में काट लिया, पर अब एक एक पल बिताना सदियों से लंबा प्रतीत होने लगा। मन में गौरी के लिए बेचैनी और तड़प बढ़ने लगी, पर भौगोलिक दूरी जितनी कम हो रही है, वह उससे उतना ही अधिक दूर महसूस कर रहा था। इस हजारों की भीड़ में एक बार वह उसकी सूरत देख ले, बेशक बात न करे, तो उसको खुशी मन से महसूस हो। पर ऐसा हुआ नहीं। वह नहीं आई। उसे यकीन हो गया जब बुआ को अकेला आया देखा। अब अखाड़े में उसका सम्मान समारोह भी शुरू हो गया। सब लोग खुश थे, और सबका मन रखने वह भी खुशी जता रहा था। पर वह भी जानता था कि असल खुशी उसे घर जाकर ही मिलेगी। पर यह औपचारिकता भी पूरी करनी पड़ेगी। पहलवान जी उसे अखाड़े में स्थापित बजरंग बली की प्रतिमा से आशीर्वाद लेने ले गए, जो वह बचपन से अखाड़े में प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हमेशा करता आया है, वो भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। बजरंग बली बचपन से श्रद्धा विश्वास के साथ पूरे नियम व व्रत का पालन करते हुए आपकी भक्ति की है। जीवन में जो भी घटित हुआ, अच्छा बुरा, आपकी मर्जी मान स्वीकारता रहा। आपने चाहा कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो चला गया, और उसके फलस्वरूप मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब भी हुआ। अब भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने मेरे लिए जो सोचा होगा, अच्छा सोचा होगा, और मैं उसे स्वीकार भी करूंगा। आपका भक्त होने के बावजूद अगर मेरे जीवन में स्त्री आई, तो वो भी आपकी इच्छा थी। इतने समय उससे दूर रहने के बावजूद अगर मेरे मन में उसके लिए प्रेम कम होने के बजाय बढ़ गया है, मैं उसे एक पल को मन से निकाल नहीं पाया, तो अवश्य इसमें आपकी भी मर्जी शामिल होगी। तभी ऐसा हो रहा है। उस दिन आप मुझे दर्शन देकर मुझे मेरी दुविधा से निकालने आए थे, और वह मेरा वहम नहीं था। आपने कहा था कि कभी कभी पलायन अच्छा होता है, तो मैंने वही किया। उस दिन आप स्वयं दर्शन देने आए थे, तो मैं एक बार पुनः आपको उसी रूप में देखने की इच्छा मन में है, और मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे अवश्य दर्शन देंगे। वह पूरी भक्ति भाव से प्रतिमा के समक्ष खड़ा उनसे मन में संवाद कर रहा था।
यह इष्ट और भक्त के बीच का संवाद था, जिसे उनके सिवाय तीसरा नहीं समझ सकता। जब यह संपन्न हो गया, उसके बाद पहलवान जी ने उसके माथे पर केसरिया तिलक किया और उसे उस जगह ले गए जहां उनके वो पदक रखे थे जो उनके अखाड़े ने अब तक जीते हैं। सबसे ऊपर रवि का ओलंपिक मेडल टांग दिया गया, क्योंकि यह उनके अखाड़े की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो गदगद थे। आज हम सब के लिए गर्व का क्षण आया है, जब हमारे अखाड़े में ओलंपिक स्वर्ण पदक आया है। यह सपना मेरे होनहार चेले ने ओलंपिक पदक यहाँ टांग कर पूरा किया है। मेरी इच्छा है कि यह ओलंपिक पदक एक शुरुआत हो और इससे प्रेरणा लेकर ऐसे और कई सारे पदक हमारे अखाड़े में आए। सबने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। इस हर्ष और उल्लास के माहौल में मैं एक और महत्वपूर्ण घोषणा भी करना चाहता हूँ, जो इस अखाड़े के भविष्य के लिए है। हमारा ये बजरंग अखाड़ा कई उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा, पर मेरी इच्छा है कि मेरे बाद भी यह इसी तरह नए पहलवान तैयार कर ओलंपिक में भेजता रहे। इसके लिए मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूँ, जो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकता है। सब हैरानी से उन्हें देख रहे थे। मैं पहलवान अभी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। जब मैं असमर्थ हो जाऊंगा, तो यह इस अखाड़े की परंपरा को यूं ही आगे बढ़ाता रहेगा। गुरुजी, ये क्या कह रहे हैं? अभी अवाक था। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगा। तुम अच्छे से संभाल पाओगे और तुम ही इसके हकदार भी हो। वे उसे गले से लगा लेते हैं। सब तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। अखाड़े का प्रोग्राम खत्म हुआ। अंधेरा गिरने लगा था, पर लोगों का उत्साह कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। अखाड़े में कुछ लोगों को ही आने की इजाजत थी। बाकी को पंडाल की तरफ भेज दिया गया था और अब उसे फिर से खुली जीप में बिठा दिया गया और अखाड़े से लेकर पंडाल तक पूरे गांव का राउंड लिया जाएगा। सिर्फ गांव के ही नहीं, इस पूरे इलाके के लोग वहां जमा थे। फिजाओं में उसके नाम की गूंज थी। हर जुबान पर उसका नाम था। हर कोई गदगद था। उसका काफिला पंडाल के नजदीक पहुंचा तो लोगों को उसे देखने की, छूने की और उसके गले में पड़ी फूल मलाई लेने की होड़ लग गई, ताकि उसे स्मृति के तौर पर अपने पास रख सके। खासकर नव युवतियों में यह होड़ जुनून की हद तक बढ़ गई थी। अंतिम माला गले में बची थी और आवाजें अब भी आ रही थी कि पिछली बार का सीन याद आ गया, जब प्रीति गौरी माला के लिए लड़ रही थी, पर आज दोनों ही नहीं थी। प्रीति उसकी बचपन की दोस्त थी, पर आज न वो आई थी और न गौरी। पिछली बार लौटा था तो आस थी कि गौरी उसे अपना लेगी, पर इस बार क्या ऐसा होगा? अंतिम माला गौरी के हिस्से की है, सोचकर गले में रहने दी। पंडाल में पहुंचकर गाड़ी से उतरकर वह मंच पर आ गया, जहां इलाके के सम्मानित व्यक्ति, विधायक, जिला प्रमुख और सभी जाने मानी हस्ती मौजूद थे, पर वीडियो बाबू नहीं थे। थोड़ा अटपटा लगा। जाने से पहले अंतिम बार उनसे ही मिला था, पर उसके बाद उनसे कम ही संपर्क रहा। वे क्यों नहीं आए होंगे? बधाई देने तो आना चाहिए था। निजी ना सही, औपचारिकता निभाने ही सही। क्या उनकी भी उससे नाराजगी इतनी हो गई कि यह भी नहीं आए? पापा, वीडियो बाबू नहीं आए? उनकी माताजी की तबीयत नासाज चल रही है तो छुट्टी पर है। उन्होंने कारण बताया। अब फिर से उसका स्वागत पहले की तरह किया गया। सबने उसके सम्मान में अपने विचार रखे और इलाके व देश का मान विश्व भर में फैलाने के लिए साधुवाद कहा। उसके बाद अभी को 2 शब्द कहने कहा गया तो उसने इस सम्मान के लिए सबका आभार जताया। पिछली बार जब मेडल जीता था तो भैया को मिस कर रहा था, पर इस बार ऐसा चमत्कार हुआ कि वे मेरे साथ है, तो मेडल जीतने के लिए इनके लिए तालियां बजाई जाए। सब तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी और इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म हुआ, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसका मन यहाँ नहीं लग रहा था। जीत के जयकारे, तारीफों के कसीदे एक शख्स की अनुपस्थिति में कोरे व झूठे जान पड़ रहे थे। उसने आज तक ऐसी बेचैनी कभी महसूस नहीं की जैसे अभी कर रहा था। थोड़ी देर बाद वे लोग घर के बाहर पहुंचे, जहां बुआ, चाची और पड़ोस की औरतें आरती की थाल लिए खड़ी थी, पर जिसे देखना था वो तो थी ही नहीं। दिल की धड़कनें तेज हो गई कि कहीं उसका मन जो संकेत दे रहा है वो उसका वहम तो नहीं। बुआ, गौरी कहाँ है?
उसके ऐसे पूछते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए। बोलिए, अंदर है। वो क्यों नहीं आई? अब सब प्रश्न पूछना छोड़ और बधाई स्वीकार कर, चाची बोली और लाल रोली से उसका तिलक किया, आरती उतारी और उसे माथे पर चूम लिया और अब वह अंदर आ गया। घर के मुख्य सदस्य ही अंदर रहे, बाकी लोगों को बाहर से ही विदा कर दिया गया। बहू जा, तू उसके लिए पानी ले जा, कब से तेरे बारे में पूछे जा रहा है। चाची गौरी से बोली। नहीं, गौरी ने इनकार किया। क्यों? कुछ सवाल मत पूछिए चाची, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। उसके इनकार के बाद चाची खुद ही पानी लिए बाहर आ गई और एक बार फिर अभी को निराशा मिली। सब आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे और उसकी नजरें बस किचन की तरफ ही जमी थी। उसकी ये सफलता सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रहकर अधूरी रहेगी अगर गौरी ने उसे बधाई नहीं दी। वह गौरी को हमेशा के लिए खो तो नहीं देगा। इस ख्याल के आते ही बेचैन हो गया। उसकी ये बेचैनी अकेले की नहीं थी, अंकुर को छोड़ सबको थी। और उसकी नजरें जिसे ढूंढ रही है वो उसके सामने जानबूझकर नहीं आ रही। सभी जान भी रहे थे, पर सब जैसे अनजान बन गए। अंकुर को शक न हो, यह डर सबको है, तो सब जानकर चुप रहे। गौरी तो नहीं मिली, पर अरसे बाद उसके हाथ का बना खाना जरूर खाने को मिला। आज महीनों बाद घर का खाना खा रहा हूँ, बहुत मिस करता था। वह मुस्कुराया। बाबूजी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। वह ज्यादा कुछ न बोले। अंकुर सामने है का इशारा करते हैं, तो वह चुप हो गया। खाने के बाद अपने कमरे में आ गया। जैसे वह कमरे को छोड़कर गया था, सब कुछ वैसा ही था, तो मन में सुकून उतर आया। फटाफट से अलमारी खोली, वह भी वैसे ही थी। गौरी के कपड़े और अन्य सामान भी था। अलमारी की दराज, तकिए के नीचे सब संभावित जगह तलाशा कि क्या पता गौरी ने कुछ लिख कर रखा हो, पर कुछ नहीं मिला तो बैठ गया। इसका मतलब वह खुद आएगी उससे बात करने। अगर ऐसा न होता तो कुछ लिख कर रखती। रेस्ट करने का कहकर वह कमरे में ही रहा। एक एक कर सब सोने चले गए। मकान का ऊपरी पोर्शन भी बनवा दिया गया है, तो सब मेहमान वहां सोने चले गए। अब अभी गौरी को देखने, उससे बात करने बिल्कुल व्यग्र हो रहा था। पर जब वह नहीं आई तो किचन में जाने उठने लगा कि पायल की आवाज़ सुनी तो रुक गया। वह उस तरफ ही आ रही थी। खिड़की की तरफ देखने लगा, पर वह उसे इग्नोर कर अंकुर के कमरे की तरफ जाने लगी कि अब उसकी सहनशक्ति जवाब दे गई। बाहर की तरफ लपका। गौरी दरवाजा बंद करने को हुई और वह दोनों हाथ दरवाजे पर टिका देता है। गर्दन हिला दरवाजा बंद करने से इनकार किया। उसके ऐसा करने से गौरी हैरान थी। उसने अंकुर की तरफ इशारा किया कि वह उठा हुआ है तो चला जाए। आंखों से इशारा भी किया, पर अभी वहां से हटने तैयार नहीं था। उसकी आंखों में शिकायत थी, गुस्सा था। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि गौरी बिना बात किए इस प्रकार जा रही है। यह स्थिति उसकी कल्पना से परे की थी। अचानक उसका पति मन विद्रोही हो रहा था। गौरी उसकी पत्नी है, वह उससे बात करने बेसब्र है और वह है कि ऐसे मुंह फेर रही थी। क्या हुआ गौरी, वहां पर क्यों खड़ी हो? अंकुर की आवाज पर दोनों असहज हो गए। गौरी की जुबान तालू से चिपक गई थी, तो अभी भी खामोश रहा। पर उसकी नजरें गौरी के चेहरे से न हटी, न वह खुद हटा। वह गर्दन हिला इनकार करता है। बंद करो दरवाजा, खड़ी क्यों हो? अंकुर को अभी दिखाई नहीं दे रहा था, तो समझ नहीं पा रहा था गौरी वहां पर क्यों खड़ी है। गौरी पूरी तरह असहज थी। इस समय वह भी नहीं चाहती कि अंकुर को किसी भी प्रकार का शक हो। न वह अभी से बात करने खुद को तैयार कर पा रही थी। बेहद असमंजस व उलझन भरे दौर से गुजरी है, जिसकी पीड़ा उसके अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता है। अभी उसे बाहर बुला रहा था, पर वह नहीं जाना चाह रही थी। दोनों अपनी जगह खड़े थे, एक ड्योढ़ी की इस ओर और दूसरा उस पार। कहने को तो कुछ इंच का फासला, पर वही समझती है ड्योढ़ी बदलना क्या होता है कि एक जगह पर दोनों साझा हो गई है और वह बीच में खड़ी है। बाबूजी ने यह भी नजारा देख लिया था। यह स्थिति आएगी ही अंदेशा था, इसलिए इधर नजर बनाए हुए थे। जब अभी नहीं हटा तो वे भी उधर आकर उसे आंखों के इशारे से चलने को कहते हैं, पर वह इनकार करता है, तो उसके हाथ पकड़े और दरवाजे से हटा दिए। गौरी को दरवाजा बंद करने का इशारा किया
और वह दरवाजा बंद कर देती है। यह एक पति के लिए एक पीड़ादायक स्थिति है। एक ही दांव में सब कुछ हार बैठे जुआरी की तरह, जो अपनों की जिम्मेदारी निभाने की शर्त पर अपना ही रिश्ता हार चुका था। किसी असामान्य परिस्थिति से भागना जितना आसान है, उसमें फंसकर जीना उतना ही मुश्किल। उसे यह बात आज जरूर समझ आई होगी कि जो दर्द वह महसूस कर रहा था, गौरी उसे पिछले 6 महीने से झेल रही होगी। जो अपना था, अपना ना रहा, जैसे सब कुछ होकर भी कुछ ना होना। उसने अभी से गुहार भी लगाई थी कि उसे इस हालत में ना छोड़े, फिर भी उसे छोड़कर चला गया। इस तरह की कभी बात तक नहीं की। गौरी की मंशा क्या रही होगी, उसे नहीं पता, पर फिर भी वह अपनी जिम्मेदारी से भागी नहीं, बल्कि इसी घर में रहकर अंकुर की सेवा की। पर अब वक्त और भी बुरा है। ये क्या जाहिलाना हरकत थी। बाबूजी अभी को उसके कमरे में ले आए थे। अगर अंकुर ने वो सब देखा होता तो क्या होता? इस बारे में थोड़ा विचार किया तूने? उसकी ऐसी हरकत पर बिफराए हुए अंदाज में पूछा। क्या होता? उन्हें सच्चाई पता चल जाती। वह ठंडे लहजे में बोला। सच्चाई पता चलती? पर वह चीजों को गलत तरीके से भी ले सकता था। इसकी भयावता का अंदाजा है तुझे? परिस्थिति विकट हो जाएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो सच्चाई पता चलेगी ही। ये छिपने वाली बात तो नहीं। हम नहीं तो कोई और बता देगा। तब क्या होगा? कोई कुछ नहीं बताएगा, जब तक वह बिल्कुल ठीक होकर चीजों को समझने लायक नहीं हो जाएगा। अभी पता चला तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उन्होंने उसे समझाने की गरज से कहा। गौरी मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे बधाई भी नहीं दी। वह हृदय में उठती पीड़ा से करहाता बोला। जब इतना इंतजार कर लिया तो अब क्यों उतावला हो रहा है? वो मेरे सामने से ऐसे चली गई जैसे मैं हूं नहीं। उसने मुझे देखा तक नहीं, मेरे वजूद को अनदेखा कर चली गई। 6 महीने बाद लौटे हो, नाराजगी भी होगी ही। कोई फैसला ले, उसके लिए उसे वक्त दो। जल्दबाजी में बात बिगड़ भी सकती है। आप आप ही ने कहा था कि वो मेरे जीतने पर खुश थी। हाँ, तो अब क्या हुआ? क्यों नहीं बधाई देती? वह आतुरता से बोला। उसके मन में क्या है, कोई और कैसे जान सकता है? पापा, मेरे लिए सारी सफलताएं बेमानी हो जाएगी अगर वो मुझसे नहीं बोलेगी। तू उसे छोड़कर चला गया था, इतने समय बात नहीं की तो जाहिर सी बात है नाराजगी होगी। तभी उसने तुझे कभी कॉल भी नहीं किया। वो मुझसे नाराज है, मानता हूँ, पर बोलेगी नहीं तो मैं उसकी नाराजगी कैसे दूर करूँगा? और और आपको भी पता है, अगर आज मैं यह मेडल लाया तो उसके कारण ही, वरना तो मैं पहलवानी छोड़ चुका होता। मैं हर बार यही कहता कि मैं पहलवानी छोड़ दूंगा, और वह हर बार ना करती। और जब मैंने सब कुछ हासिल कर लिया तो वह खुशी नहीं जताएगी, बधाई नहीं देगी, तो मेरे लिए सब बेईमानी है। इस मामले में कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं चलती। उसका मन होगा बधाई देने का तो देगी। कितना आसान है आपके लिए कहना, पर मुझे सब्र आएगा क्या? इतने दिन भी तो किया। यह सब आपकी वजह से हुआ। आपने कहा था कि उससे बात ना करूं, मैंने नहीं की। वो इसलिए कि तू उसे कोई आस ना दे। वो समय इतना मुश्किल नहीं था काटना, जब दूर था, पर अब वो नजरों के सामने से चली गई। मुझ पर क्या बीत रही है आप नहीं समझ सकते। मैं एक अच्छा पहलवान, एक अच्छा शिष्य, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, सब कुछ बन गया, पर एक अच्छा पति नहीं बन पाया। पापा, नहीं बन पाया मैं अच्छा पति। मैं गुनहगार हूँ। मैं गौरी का गुनहगार हूँ। उसके विश्वास का, उम्मीदों का, हमारे प्यार का कातिल। वह बोलते हुए भावुक हो उठा। अभी क्या पागलपन है ये? उन्होंने उसे झिझोड़ा। मैं इसी लायक हूँ कि वह मुझे ये सजा दे। पति होते हुए मैं उसे छोड़कर चला गया। वहां बैठकर दोनों हाथों से सिर पकड़ लेता है कि आंखों से आंसू छलक आए। शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। उसे धैर्य बंधाया। कैसे शांत हो? एक पति होकर मैंने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, तभी वह मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है। मैंने उसे खो दिया। मैंने उसे वो जिंदगी चुनने मजबूर किया, पर मेरे दिल से आवाज आ रही थी कि वो मुझे भूली नहीं। वो गलत थी क्या? उसने भैया को अपना लिया। मेरा प्यार कमजोर था शायद। उस समय तुम्हारा दूर चले जाना ही एकमात्र विकल्प था। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। पर मैं तो अपना प्यार हार गया। उसने मुझे जो हक दिए थे, मैं सारे हक खो चुका। सारे हक। क्या हुआ तुझे?
एक पहलवान होकर इतना कमज़ोर होना तुझे ये शोभा नहीं देता। सिर्फ़ पहलवान नहीं हूँ मैं, एक इंसान हूँ। मेरी भी भावनाएँ हैं उसके साथ जुड़ी हैं। सँभाल खुद को। वे उसे सँभालते हैं और समझा-बुझा कर चुप कराते हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर उसने भैया को चुना तो मैं इसे स्वीकार करूँगा। मैं उसे कभी खुश भी नहीं रख पाता। शायद मैं गृहस्थी के लिए बना ही नहीं हूँ। वह भैया के साथ ही खुश रहेगी। वह अपनी सारी गलतियों पर पछता रहा था। मन में गौरी से मिलने की जो खुशी थी वो काफूर हो गई। किसने कहा कि तू गृहस्थी के लिए नहीं बना? तू एक बहुत अच्छा इंसान है। तभी तो एक अच्छा भाई, अच्छा बेटा और अच्छा शिष्य बना। और क्यों भूलता है कि तूने उसके लिए वो पहलवानी भी दांव पर लगाई जो तेरी जिंदगी थी। तूने उसे उस वक्त संभाला जब वह टूटी हुई थी, निराश थी। अगर अंकुर न लौटता तो ये हालात उत्पन्न न होते। सब कुछ करके फिर छोड़कर भी तो चला गया। यह तो नियति का फेर था। उसके आगे सब बेबस थे। अंकुर को ठीक करना भी उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारा रिश्ता बचाना। ऐसा है तो मैं कल ही वापस चला जाऊंगा। आपकी बातों और गौरी के मैसेज से मुझे उम्मीद जगी थी कि वह मुझे भूली नहीं है, वह आगे बढ़ी नहीं है। मुझे लगा मेरा प्यार जीत गया। उसने भैया को नहीं अपनाया तो मैं अब हक से उसे अपने साथ रख सकता हूँ। पर मेरी सारी सोच गलत थी। उसने भैया को चुन लिया तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा? बाबूजी चुप थे। क्या उसने तुझे मैसेज किया? पूछा। हाँ। कब? मुकाबले से पहले। पर मैंने बात नहीं की। आपके वचन में बंधा था। पर मैं भूल गया था कि मैंने गौरी को भी कुछ वचन दिए थे। सबको खुश करते करते मेरी खुशी ही चली गई। मैं कल ही वापस चला जाऊंगा। जल्दबाजी में ना कोई फैसला लेना है और ना कहीं जाने की जरूरत है। क्यों? बहुत बनवास झेल लिया है। अब नहीं। जो हालात हैं उसमें यहाँ रहना संभव भी नहीं है। अब जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है तुम्हारी खड़ी की नहीं है। यह नियति का खेल है। जो होनी थी तो अब भागने के बजाय इसका सामना करो। मेरे यहाँ होने से गौरी तो असहज रहेगी। कोई भी चैन से जी नहीं पाएगा। वो मुझे दिखती रही तो मैं भी बेचैन रहूंगा। गौरी ने अभी अपना फैसला नहीं सुनाया। भैया के कमरे में क्यों गई? हो सकता है तुमसे नाराज है। नाराजगी इतनी कि वह मेरे सामने भैया के कमरे में चली गई, बिना ये सोचे कि मुझ पर क्या गुजरेगी। जब इतना बड़ा त्याग किया था तब ये नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा। सोचा था, पर आपकी बातों से कभी ऐसा तो नहीं लगा कि उसने भैया को अपना लिया। पर अब तो वह यही बताना चाहती है। हो सकता है वो उस घटना से नाराज हो जो शिवानी के साथ होने के बाद हुई। उसने भी वह खबर देख ली थी और वह बहुत दुखी भी थी। यहाँ तक कि वह बेहोश भी हो गई थी। क्या? वह चौंक गया। हाँ, एक पल को हम भी धोखा खा गए थे, तो वो भी खाती ही रही। अंकुर के कमरे में रहने की बात तो वो मेरे कहने से गई। मैंने ही उससे कहा था ताकि अंकुर जल्दी ठीक हो जाए, और वह हो भी रहा है। इसका मतलब उसने भैया को नहीं अपनाया। उसके मन में आशा जगी। कल से पहले तो नहीं था। तब उसे यही लगता था कि तुम मेरी वजह से गए हो, और वह अंकुर की सेवा भी इसीलिए करती थी कि तुमने कहा था। पर क्या? अब शायद उसे गलतफहमी हो गई है। ये बात है तो मैं उसकी गलतफहमी दूर करूंगा। तुम अपनी तरफ से जो करना है करो, पर जब तक अंकुर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसके सामने सच नहीं आना चाहिए, वरना हमारे 6 महीने की तपस्या बेकार हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, और तब तक गौरी की नाराजगी दूर करो। आप भी यही चाहते हैं। मैंने तुम पर और गौरी पर पाबंदी लगाई, यह जानकर भी कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ गए हो। अंकुर मेरा बेटा है तो क्या तू नहीं है? तूने हर बार मेरी आज्ञा मानी। इतना स्वार्थी मैं भी नहीं बनूंगा कि अंधा हो जाऊं। गौरी को भी अंकुर के कमरे में मैंने ही भेजा। यह भी चाहा कि वह अंकुर को अपना ले, पर अपनी मर्जी से, मजबूरी में नहीं। इसलिए अंकुर की दवाइयों में नींद की गोली शामिल रहती है ताकि वह निश्चित होकर रहे। अंकुर उसका पहला पति है। अगर वह उसे अपनाएगी तो मर्जी से, मजबूरी में नहीं। और नहीं अपनाएगी तो ठीक होने के बाद अंकुर को सच्चाई बता देंगे। पर तब तक सच्चाई दबी रहे वही अंकुर के लिए अच्छा है। पर अब तो वह नाराज हो गई। मैं कैसे मनाऊंगा? अब ये मैं थोड़ा ना बताऊंगा। वो मान तो जाएगी। अपने प्यार का यकीन दिला सकता है तो मान जाएगी। वो मान जाए तो भैया उनका क्या?
वो सह पाएंगे इस बात को? इसका तो मैं भी क्या कह सकता हूँ, पर कुछ तो सोचा होगा ऊपर वाले ने तुम तीनों के बारे में। तीनों की किस्मत उलझाने वाला भी वही है, तो सुलझाएगा भी वही। अब तो उसका ही सहारा है। और हाँ, कल रात माता का जगराता है। मैंने मन्नत मानी थी कि तू लौट आएगा तो जगराता करवाऊंगा। सभी रिश्तेदार और गांव वालों का न्योता है, तो कल उसकी भी तैयारी करनी है। इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? सब तैयारी पहले से है। तुझे बस गौरी और उसके माता पिता की नाराजगी दूर करनी है, क्योंकि वे हमसे बेहद नाराज हैं। माता रानी की कृपा हुई तो हमारा अंकुर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम तीनों को भी वही उलझन से निकालने की राह सुझाएगी। उन्होंने आश्वासित होकर कहा। वो तो ठीक है पापा, पर समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या करूं कि गौरी मुझे माफ कर सके, वरना मैं तब तक चैन से जी नहीं पाऊंगा। 6 महीने घर से, आपसे, गौरी से दूर रहा। दिन कट जाता था, पर रात को ढंग से सो नहीं पाता था। गौरी की वही आंसू भरे सजल आंखें मुझे नींद से जगा देती थी। वह मुझे उम्मीद भरी नजर से देख रही थी और मैं उनमें आंसू भरकर चला गया। उन आंसुओं की वजह मैं था। इस गिलानी ने मुझे बेचैन रखा। सोता था तो मुझे मेरा बिस्तर गीला लगता था, जैसे उसके आंसुओं से वह गीला हो गया है, और मैं नींद से उठ जाता। मेरा मन मुझे धिक्कारता कि मैंने गौरी के साथ क्या किया। एक बार गौरी कह दे कि उसने मुझे माफ कर दिया, तो फिर मेरा भी सुकून लौटेगा। वह बेचारगी भरे लहजे से बोला, गुनाहगार या तो हम सभी हैं या फिर कोई नहीं। गौरी हमें माफ करे कि नहीं, मुझे भी नहीं पता, पर जब गुनाहगार बन ही गए हैं, तो फिर इस सब का एक अच्छा परिणाम तो निकले कि हमारा अंकुर ठीक हो जाए। मैं उसे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ, जो गौरी के कारण ही हो सकता था। क्या पिता होने के नाते मेरी ये मनसा गलत थी? नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। हम सब यही चाहते हैं कि भैया बिल्कुल ठीक हो जाए। उसने सहमति जताई। तू ऐसे पछतावा करेगा तो मुझे भी अपने फैसले पर दुख होगा, जो मैं नहीं चाहता। अपने बीमार बेटे को ठीक करने यदि एक पिता ने उसकी पत्नी को ही यह जिम्मेदारी दी, तो क्या गलत किया? जो भी हुआ नियति का खेल था। उसके लिए किसी को पछतावा करने की जरूरत नहीं। यही परिवार के हित में था। आगे भी वही होगा। जब अंकुर ठीक हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तब तक जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अब सो जाओ, रात काफी हो गई है, कहकर वे चले गए और अभी भी बेड में आ गया। नींद तो न थी, कैसे हो सकती थी? सुकून तो उसका उसके पास है ही नहीं, जैसे गौरी के साथ उन दरवाजों के पीछे कैद रह गया है। भाई का स्नेह त्याग करवा सकता है, पर एक पति का मन वो कैसे अपनी पत्नी को किसी और के कमरे में बर्दाश्त करे, जिसने उसके जैसे ब्रह्मचारी और वैरागी के मन में भी प्रेम जगाया है। बेहद दुविधा व उलझन में था। कभी उसे अपने इस कमरे में गौरी का आना नागवार गुजरा था, और आज उसके ना होने पर जैसे एक खालीपन और अधूरापन छूट गया है। दीवारें काटने दौड़ रही थी। करवट बदली कि उसकी तरफ की खाली जगह उसकी मुंह चिढ़ा रही थी। अब गौरी नाराज हो, कुछ हो, उसने बात तो करनी पड़ेगी, वरना वह अपनी इस गिलानी, घुटन और पछतावे से नहीं निकल पाएगा। पर सबसे मुश्किल तो गौरी की खामोशी तोड़ना है, जो उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। अभी को तो बाबूजी ले आए थे, पर अंकुर को गौरी का यूं दरवाजे पर खड़ा रहना खटका। वहां क्यों खड़ी थी? अंदर आने पर पूछा। बस वैसे ही, झेप मिटाने बोली थी। लीजिए दवाई खा लीजिए। वह दवाइयाँ उसकी तरफ बढ़ाती है। खा लूंगा। थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। यह खुशी तुमसे बांटना चाहता हूँ कि अभी को इतने समय बाद देखा, वो भी ओलंपिक मेडल के साथ, तो मैं कितना खुश हुआ बता नहीं सकता। उसकी खुशी साफ झलक रही थी। बैठ जाओ। वह उसे बैठने कहता है तो वह बैठ गई। अभी बचपन से ही धुनी था। जिस चीज की रट लग गई तो उसे पूरा करके ही छोड़ता था। माँ के जाने के बाद सबसे ज्यादा वही माँ को मिस करता था। रोहित और अनुज तो बिल्कुल छोटे थे, उसे याद नहीं, पर अभी को उनके जाने का जैसा सदमा लगा था कि मुझे ही उसे माँ की तरह स्नेह देना पड़ा। उसके कपड़े धोना, इस्त्री करना, अपने साथ उसकी डाइट का ध्यान रखना, अखाड़े ले जाना, सब। थोड़ा सा गुस्सैल पहले से था, पर मन का बहुत कोमल और भावुक। जितनी जल्दी उस पर गुस्सा सवार होता है, उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है। जुबान का तीखा और तेज,
पर दिल का बिल्कुल साफ। वह मुस्कुरा रहा था। जी, वह मुस्कुरा दी। क्या तुम खुश नहीं? क्यों नहीं? लग तो नहीं रही। क्या अभी से अभी झिझकती हो? उसकी उदासीनता देख पूछा। नहीं, ऐसी तो बात नहीं। तो फिर? बस थकान है। आप भी सो जाइए, मैं भी सोऊंगी। वह दवाई उसे थमाती है और अब वह ज्यादा जिद नहीं करता और दवाई खाकर लेट गया। पर गौरी करवट बदल रही थी। वह अभी के मेडल जीतने से खुश तो है, पर अब उसकी बेचैनी बहुत बढ़ गई है। आज तो अभी के सवालों से बच गई, पर कल? कल क्या? उसने गहरी सांस ली और सोने की कोशिश करने लग गई। सुबह के 5 बजे और अभी भी उठ गया। सुबह जल्दी उठने की इतनी आदत हो गई है कि अखाड़े नहीं भी जाना था तब भी जल्दी उठ गया। नींद तो उसे आ ही कब पता नहीं, पर मन बेचैन है। बाहर आ गया। बाबूजी को छोड़कर अभी सब भी सो ही रहे थे। नजर अंकुर के कमरे की तरफ डाली, जो अभी बंद ही था। अपना ट्रैक सूट पहनने के बाद जूते पहने और रनिंग के लिए बाहर आ गया। दरवाजा हल्का भिड़ा दिया और गली में निकल गया। अभी हल्का अंधेरा ही था, पर गांव की दिनचर्या जल्द ही शुरू हो जाती है। आज बहुत दिनों बाद गांव की इस ताजी खुली हवा में सांस लेकर एकदम तरोताजा महसूस कर रहा था। घर के अंदर जो बेचैनी थी, बाहर आने से कम हुई। जैसे घर पीछे छूटने लगा। चिड़ियों की चहचहाट बढ़ने लगी थी। पूर्व दिशा भी ललायमान होने लगी, पर वह रुका नहीं और दौड़ता अखाड़े तक पहुंच गया। बजरंगबली और पहलवान जी से आशीर्वाद लिया और वापस घर की तरफ मुड़ गया। दरवाजे से अंदर आया ही था कि मरून कलर की साड़ी पहने गौरी नजर आई तो रुक गया। हाथ में जल कलश लिए उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद तुलसी को जल दे रही थी, जो वह रोज ही करती है। वह उसे देखने लगा, पर उसके बावजूद उसे अनदेखा करती अंदर चली गई तो आंगन में बैठ गया। गौरी वहां से आकर किचन में चली गई और वह अपनी डाइट का इंतजार करने लगा। उसे लगा पहले की तरह वह उसे उसकी डाइट लाकर देगी, तब तो बात करेगा। पर काफी देर हो गई, वह न खुद आई और न दूध लाई, तो अंदर आ गया। मेरी डाइट क्यों नहीं बनाई? पूछा, पर वह जवाब देने के बजाय गैस स्टोव के ऊपर रखी चाय की केतली में चीनी चाय पत्ती डालने में व्यस्त होने का दिखावा करती उसे अनदेखा करती है, तो खुद ही डिब्बा निकालकर दूध बनाया और उसे लिए बाहर आ गया। ऐसे तो गौरी उससे बोलेगी नहीं, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा था। अंदर कमरे में आ गया। एक बार फिर सब जगह तलाशा कि कल की बात से नाराज होकर गौरी ने कुछ तो लिखा होगा, पर कुछ नहीं मिला तो बात करने बेचैन हो उठा। पर अब गौरी किचन में थी, साथ में चाची भी, जो सबके लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी। वह अंकुर के कमरे में आ गया। रोहित उसके पैरों की मालिश कर रहा था। उसने कमरे का मुआयना किया और साइड रखी मैट नजर आ गई। एक साइड रखे तकिए भी। थोड़ी देर अंकुर से बात करता है। आज मैं करता हूँ, रोहित से बोला। मैं करता हूँ ना भैया, तू तो रोज ही करता होगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, अब मैं करूँगा। जा तू देख नाश्ता बना कि नहीं। वह रोहित से औषधि लेकर खुद उसके पैरों में मसाज करने लगा कि अंकुर मुस्कुरा दिया। जब मसाज हो गई उसके बाद बाहर आ गया। नाश्ता तैयार हो गया और सबके लिए आलू पूरी बने थे। सब चाव से खा रहे थे। अभी भी खा रहा था। खास कुछ कमी खाने में थी नहीं, पर आलू में तीखा थोड़ा ज्यादा था, जो मसाले और ऑयल की वजह से था। चाची, आवाज दी तो सब उसको देखने लगे। हाँ, आलू में इतना मसाला क्यों डाला? मुझे इतना तीखा और तेलिए खाना मना है। जैसे सबके लिए बना था, तेरे लिए भी बना था। ध्यान रखना था इसका। बहू को बोल, उसने ही बनाया। वह दंदनाता अंदर आ गया। उसे फिर से किचन में आया देख गौरी को बेचैनी होने लगी। वह बस बात करने का बहाना चाह रहा है, जो उसे देना नहीं चाह रही थी। इतना समय हो गया, पर पता नहीं चला कि एक खिलाड़ी का खाना कैसा होना चाहिए। खा ले, क्यों नखरे दिखा रहा है? बुआ अंदर आ गई थी। मैं ये नहीं खा सकता। तो क्या खाएगा? मैं सूजी का हलवा खाऊंगा। उसके ये कहते ही गौरी के हाथ से बेलन छूट गया। अभी तो पूरियां बेलते उसके हाथ थक गए और वह लगभग पूरा नाश्ता कर भी चुका, फिर भी जानबूझकर ही कर रहा था। बाकी लोगों के लिए पूरियां बनानी है और अब हलवा। उसने बुआ की तरफ देखा। इसको बोल बना देगी। बुआ सारा कुछ गौरी पर डालकर बाहर खिसक ली, पर वह वहीं पर खड़ा रहा। 10 पूरियां खाने के बाद सब्जी में कमी निकाली जा रही है, बड़बड़ाई, पर वह वहां से हिला भी नहीं। हलवा खाएगा बस।
हार कर गौरी को हलवे के लिए कढ़ाई चढ़ानी पड़ी। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था कि वह जानबूझकर ही नखरे कर रहा था और अभी उसकी झुंझलाहट भाप गया था। प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, जो हुई नहीं। उसने कढ़ाई में घी डाला और सूजी डालकर भूनने लगी कि अभी उसके करीब आकर बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया कि उसके हाथ रुक गए। कुछ आता भी है कि नहीं? सूजी को चलाओगी नहीं तो जल जाएगा। उसके हाथ रुक गए तो हाथ पकड़ लिया। गुस्से में बनाओगी तो कैसे अच्छा बनेगा? पहले जैसे हाथ चलाओ, बिल्कुल प्यार से, तभी तो खाने में स्वाद घुलेगा। उसके हाथ की पकड़ उसके हाथ पर सख्त हो गई और एक हाथ उसके कमर से होते पेट में साड़ी के नीचे रखा कि गौरी को जैसे सांप सूंघ गया। उसे क्या हो रहा था कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। अब वह इस स्थिति से भाग नहीं सकती थी। धीरे धीरे वह उसकी हाथ की उंगलियों को हल्के से मसलने लगा और दूसरे हाथ से उसके पेट पर उंगलियां फिराने लगा और वह रोकने के बजाय सन्न थी। जब उनके बीच संवाद बंद होता है, तब वह ऐसे ही करता है जो अब भी कर रहा था। उसके हाथ रुक गए। कलछी चलाओ, वरना हलवा जलाकर कड़वा हो जाएगा। और मुझे मीठा हलवा पसंद है। धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया। हाँ, वह चौंक गई और वह कुछ और करीब आ गया कि उनके बीच कुछ भी दूरी नहीं थी। जिसके वजूद को कल अनदेखा कर चली गई थी, वही उसके इतने करीब होकर अपने होने का एहसास दिला रहा था। और वह आंखें बंद कर लेती है कि उसे अपने गालों पर उसके होठों का चुंबन महसूस हुआ कि आंखें खुल गई। उसने अलग होना चाहा, पर वह उसे दोनों बाजुओं के घेरे में बांध चुका था। दोस्तों, आगे की कहानी देखिए कहानी के अगले पार्ट में। तब तक कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो की अगली अपडेट आपको जरूर मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।